पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी आज एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। 15 अप्रैल 2026 के दिन ईडी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर छापा मार दिया। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दिल्ली से आई ईडी की टीम ने अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर रेड की है। इसके ठीक 9 दिन बाद ही अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ ही भाजपा में शामिल हो जाते हैं। 15 तारीख को ईडी छापेमारी कर रही है और आज 24 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो गए। दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन फिर से चल गई क्या? भाजपा में शामिल होने वाले इन 7 सांसदों में से एक थे राघव चड्ढा, जिन्हें लेकर खुद बीजेपी कहती थी कि वो करप्ट हैं और शराब घोटाले में उन्हें जल्दी ही तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। आज उन्हीं राघव चड्ढा को भाजपा पार्टी रिस्पेक्ट के साथ अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है। मैं ये अनाउंस करता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूँ और जनता के पास जा रहा हूँ। आज हाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री के बयानों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जिस नेता को वे भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। उसके कुछ दिनों बाद ही उसी नेता को वे अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को ये बड़ी राहत मिली, जहां उनकी संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त कर दी गई हैं। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को लोग वॉशिंग मशीन कह रहे हैं, जिसमें किसी नेता के शामिल होते ही करप्शन की फाइलें बंद कर दी जाती हैं और उसे देशभक्त कहा जाने लगता है। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। आज कैसे भारतीय जनता पार्टी करप्ट लीडर्स को बचा रही है? भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर इन्हें डाला गया। जाओ वत्स, अभी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इसकी धुलाई हो रही है, तो आज ये धुल के साफ सुथरा हो के कौन से रंग में निकलेगा अभी देखते हैं। जादूगर पाशा। कैसे ईडी सीबीआई जैसी गवर्नमेंट बॉडीज का मिसयूज एक पार्टी के लिए सांसद और विधायक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मोदी जी के 3 यार, ईडी सीबीआई ज्ञानेश कुमार। क्या है भाजपा की वॉशिंग मशीन और क्या है इसकी असली कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। भ्रष्टाचार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। 12 अक्टूबर 2014 के दिन भारत के नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनसीपी एक नेचुरली करप्ट पार्टी है जिसने 10 साल में भ्रष्टाचार को 10 गुना कर दिया। एक दूसरी रैली में मोदी ने एनसीपी पार्टी को लेकर कहा कि ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि भ्रष्टाचारवादी पार्टी है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है। ऐसे ही 27 जून 2023 के दिन मोदी ने एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया और कई घोटालों के नाम गिनाए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। लेकिन एक हफ्ते बाद ही बीजेपी ने एनसीपी पार्टी को महाराष्ट्र भाजपा की अपनी सरकार में शामिल कर लिया और एनसीपी के नेता अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार इन्होंने शपथ ली है। मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है। जिस अजीत पवार के लिए भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अगर उनकी सरकार आई तो सिंचाई घोटाले में अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे, उन्हीं अजीत पवार के साथ फडणवीस अपनी सरकार बना रहे थे। अजीत दादा चक्की पिसिंग। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने 70,000 करोड़ रुपए के कथित सिंचाई घोटाले की फाइलें बंद कर दी और ईडी का जो केस अजीत पवार पर चल रहा था वो केस भी अब बंद कर दिया जाता है। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप और इस पर ये जांच भी चल रही थी, लेकिन ये फाइल क्लोज कर दी गई है और क्लीन चिट दी गई है नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को। 2014 से 2024 के बीच करीब 25 बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए, जिन पर कभी भाजपा सरकार ने करप्शन के आरोप लगाए थे। भाजपा ज्वाइन करने के बाद इन 25 नेताओं में से करीब 23 नेताओं के ऊपर लगे केसेज या तो पूरी तरह से बंद कर दिए गए या उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इस तरह के केसेस को हमने एनालाइज किया और हमने पाया कि 25 में से 23 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो केस ही बंद हो गया ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, या फिर केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केस ओपन तो है
लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज बीजेपी समर्थकों और नेताओं को भी पता है कि ईडी और सीबीआई का यूज देश हित में न करके एक पार्टी के हित में किया जा रहा है। बीजेपी वांटेड हिज अरेस्ट, ही इज नाउ इन द बीजेपी। मोदी सरकार के मंत्री राव साहब दानवे ने अपनी पार्टी की सीखी बगाड़ते हुए कहा कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जो दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को एकदम साफ कर देती है और इसके लिए गुजरात से निरमा पाउडर आता है। पण ही भारतीय जनता पार्टी आहे, आमच्याजवळ वॉशिंग मशीन आहे, आमच्या हात आला की आम्ही त्याच्यात टाकतो, स्वच्छ धुतो आणि मग आमच्या लाईनीत उभा करतो बा त्याला। हे वॉशिंग मशीन मध्ये निरमा पावडर टाकतो, गुजरातचं निरमा पावडर। अजीत पवार की तरह ही भाजपा ने एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल को भी अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, जिन पर खुद बीजेपी आरोप लगाती थी कि उनके दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी इकबाल मिर्ची के साथ संबंध है। प्रफुल्ल मनोहर भाई पटेल के साथ उनका ये सिग्नेचर है और साथ में उन्हीं के साथ जो सिग्नेचर है वो हजरा इकबाल, आप यह भी सिग्नेचर देख सकते हैं, एक ही पन्ने पर प्रॉपर्टी डील में इकबाल मिर्ची जो टेरर एक्यूज्ड है उनकी धर्मपत्नी हजरा इकबाल का सिग्नेचर है। 2019 महाराष्ट्र चुनाव से सिर्फ 3 दिन पहले ही ईडी ने भी प्रफुल्ल पटेल को समन भी किया था और उनसे दाऊद इब्राहिम को लेकर पूछताछ भी की गई थी। 3 days before the Maharashtra elections on the 18th of October, the Enforcement Directorate has summoned the NCP leader Prafull Patel. The Enforcement Directorate says the NCP leader's company had developed CJ House and in that floors were transferred to underworld don Iqbal Mirchi's wife in 2007. एक रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में प्रफुल्ल पटेल पर 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपियों को भगाने का आरोप लगाया था। जब पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है तो कांग्रेस और उसके साथी आतंकियों का बचाव करने लगते हैं। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुल करके सामने आने लगी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी इन्हीं प्रफुल्ल पटेल के साथ हंसते हुए और फोटो खिंचाते हुए नजर आए, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने अब भाजपा ज्वाइन कर ली थी। किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसको एनसीपी समर्थन देगी। महाराष्ट्र के विकास के लिए यह समर्थन दिया जाएगा। इसके साथ ही सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चल रहे करप्शन के केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। 8 months after the NCP leader Prafull Patel joined the NDA, the CBI filed a closure report in the Air India and Indian Airlines merger case. इसी तरह एनसीपी नेता छगन भुजबल, जिन पर बीजेपी ने नए महाराष्ट्र सदन के निर्माण के ठेके में 100 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगाया था और उन्हें 2016 में ईडी ने गिरफ्तार भी किया था, उन्हीं छगन भुजबल को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एनसीपी नेता छगन भुजबल बीजेपी में होंगे शामिल, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला। इसके साथ ही छगन भुजबल के खिलाफ चल रहे सभी केसेज ठंडे में पड़ जाते हैं और उन्हें बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बना दिया जाता है। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की ऐसी ही सेम कहानी है अशोक चव्हाण की, जिन्हें कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिना जाता था और जो 2008 से 2010 के बीच महाराष्ट्र के सीएम रहे थे। 2014 के चुनावों के दौरान मोदी ने सुरेश चव्हाण को लेकर खूब कमेंट किए थे और उन पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का आरोप भी लगाया था। सारे आदर्श उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, सारे आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए बनवाए गए फ्लैट्स को नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों को अलॉट कर दिया था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि शहीदों के परिजनों को जिन्होंने लूटा है उन्हें बीजेपी की सरकार छोड़ेगी नहीं। आज मैं शपथ लेके जाता हूँ कि कारगिल के शहीदों के परिवारजनों को जिन्होंने लूटा है उनको नई सरकार छोड़ेगी नहीं। ऐसे ही 8 फरवरी 2024 के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संसद में खड़ी हुई और इंडियन इकोनॉमी पर एक व्हाइट पेपर संसद में रखती हैं। इस व्हाइट पेपर में जिन घोटालों का नाम निर्मला सीतारमण ने लिया उनमें से एक आदर्श घोटाला भी था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट को व्हाइट पेपर लाए हुए सिर्फ 5 दिन ही हुए थे कि 13 फरवरी के दिन भाजपा ने अशोक चव्हाण को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अशोक चव्हाण से भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता है। 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने अशोक चव्हाण को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। मैं पहले भी सांसद रह चुका हूं लोकसभा में 2 बार, उसका पूरा फायदा भाजपा को और खास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर
सभागृह में, हाउस में उठाऊंगा। जिन शहीदों की विधवाओं के नाम पर मोदी चुनाव में इमोशन बेच रहे थे और अशोक चव्हाण को सजा दिलाने की बात कर रहे थे, अब उन्हीं अशोक चव्हाण को मोदी ने राज्यसभा सांसद बनाकर संसद में भेज दिया। मी अशोकराव शंकरराव चव्हाण राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की अशोक चव्हाण पर चल रहे केस आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा इतनी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि हम हमारे यहाँ सामान्य मानवी भी करप्शन करने से पहले 50 बार सोचते। जिन कई घोटालों का नाम निर्मला सीतारमण ने अपने व्हाइट पेपर में लिया, उनमें से एक घोटाला था कोल स्कैम। कोल स्कैम का पूरे डायग्नोसिस आप समझना चाहिए, उसका करेक्टिव मेजर्स कितना होना चाहिए उसके ऊपर बात करें, और उसका नतीजा क्या हुआ वो भी मैं बोलना चाहता हूँ। ये वही कोयला घोटाला है जिसकी दुहाई देकर बीजेपी ने मनमोहन सिंह सरकार को टारगेट किया था और नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार है जो कोयला चोरी करेगी। लेकिन आज इसी कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल बीजेपी की टिकट पर करनाल से लोकसभा सांसद बने हुए हैं। 2024 से पहले जब नवीन जिंदल भाजपा में नहीं थे, तब 2016 और 2017 में उनके खिलाफ सीबीआई ने 2 चार्जशीट दाखिल की थी। ऐसे ही ईडी ने भी नवीन जिंदल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की और अप्रैल 2022 में नवीन जिंदल के यहाँ पर छापा मारा। जिंदल स्टील एंड पावर पर ईडी का सर्च एंड सर्वे कंडक्ट किया गया है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुड़गांव और दिल्ली के ऑफिसेज में ईडी का सर्च एंड सर्वे हुआ है। लेकिन मार्च 2024 में इलेक्शन से ठीक पहले नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद से नवीन जिंदल के खिलाफ चल रहे केसेज को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताते हुए मुझे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से मैदान में मुझे उतारा है। लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन के असली स्टार हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनका नाम शारदा ग्रुप की एक चिट फंड स्कैम में आया था, जिस घोटाले को लेकर नरेंद्र मोदी आज भी ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोसते हैं और कहते हैं कि वो गरीबों की कमाई को लूटने वालों के साथ खड़ी हैं। आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो गरीबों की मेहनत से जुटाई पाई को लूटने वालों के साथ वो खड़ी है। बंगाल गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स को भी इसी घोटाले में अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन इसी घोटाले में आरोपी हिमंता बिस्वा शर्मा को भाजपा ने असम का मुख्यमंत्री बना रखा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है, वीर रानी सती साधनी का एक प्रतिच्छवि उपहार स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे, तब नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसीज को हिमंता बिस्वा शर्मा के पीछे लगा दिया। मोदी के सत्ता में आने के ठीक बाद ही सीबीआई ने हिमंता के घर पर और उनकी पत्नी के न्यूज चैनल पर छापा मार दिया और दोनों से घंटों पूछताछ की। In fact, on your screens are visuals of the former Assam Minister Himanta Biswa Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata. He will be questioned in connection with the Sardha chit fund scam. इन्हीं दिनों भाजपा ने हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लुइस बर्गर स्कैम में उछाला और बुकलेट भी बांटी, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा को लुइस बर्गर स्कैम का मुख्य आरोपी बताया गया। We demand a full-scale CBI inquiry into how much more money was paid and to whom. लेकिन इसके ठीक एक महीने बाद ही 23 अगस्त 2015 के दिन हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को सीबीआई और ईडी के समन्स आना बंद हो जाते हैं और शारदा चिट फंड केस और लुइस बर्गर केस, इन दोनों ही केस की फाइलें गायब हो जाती हैं। हिमंता शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चले भैया, आखिरी सवाल 2014 जी मैं जवाब देना नहीं चाहता। ऐसे ही भाजपा ने बंगाल में अपनी जगह बनाने के लिए टीएमसी नेताओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। टीएमसी के मुकुल रॉय और सोवन चटर्जी और शुवेंदु अधिकारी भी ऐसे ही नेता थे, जिन्हें लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को टारगेट किया करती थी। नरेंद्र मोदी भी अपनी हर रैली और हर स्पीच में इन नेताओं से जुड़े घोटालों का नाम लेकर ममता बनर्जी पर कमेंट किया करते थे। लेकिन 2017 में मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब जिस नेता को बीजेपी चोर और भ्रष्ट कहा करती थी, उसे ही बीजेपी ने अपना नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना डाला और मुकुल रॉय बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े फेस बन जाते हैं। मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं।
सोवन चटर्जी का केस तो और भी कमाल है, जिन्होंने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के 2 साल बाद तक सोवन चटर्जी के केसेज में कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन भाजपा में टिकट न मिलने पर मार्च 2021 में सोवन चटर्जी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। Former Mayor of Kolkata, Sovan Chatterjee, has quit the BJP after being denied a ticket in the upcoming Bengal Assembly polls. इसके 2 महीने के अंदर ही सीबीआई ने 2021 में सोवन चटर्जी को नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में अरेस्ट कर लिया। Where an angry Mamta stormed into the CBI office this morning following the arrest of top TMC netas in connection with the Narada sting. ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी दिसंबर 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। खुद अमित शाह ने उनका स्वागत किया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुई बीजेपी की रैली में बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में कोई एक्शन नहीं होता। वहीं टीएमसी के दूसरे कई नेताओं को इस मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वे बीजेपी में शामिल नहीं हुए। 4 TMC leaders are to be charge sheeted in the Narda scam. लेकिन शुभेंदु अधिकारी को छुआ तक नहीं जाता। 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हर्षवर्धन पाटिल ने तो एक सभा में ये तक कह दिया कि बीजेपी में शामिल होने के बाद अब वो शांति से सो सकते हैं क्योंकि उन्हें अब ईडी और किसी इंक्वायरी का डर नहीं है। आम्हाला सुद्धा भारतीय जनता पक्षात जावं लागलं। जे बसल्या बसल्या मला म्हणले का गेला? मला विचारण्यापेक्षा आपल्या नेत्याला विचारा हर्षवर्धन पाटील का गेला? इसी ब्लैकमेलिंग के जरिए बीजेपी ने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें साफ कर दी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर और विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपोजिशन की सरकारें गिरा दी जिन्हें जनता ने चुना था। Our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answers. भाजपा ने ईडी सीबीआई का मिसयूज करके न केवल सरकारें गिराई बल्कि अपोजिशन पार्टीज भी तोड़ी हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाजपा की ही सहयोगी पार्टी रही शिवसेना का तोड़ा जाना। भाजपा ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर ऐसा जाल रचा कि उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी ही छीन ली और अपनी सरकार बना ली। शिवसेना has currently 55 MLAs and above 40 of them are now with एकनाथ शिंदे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी के जिन विधायकों ने बगावत की और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई उनमें से ज्यादातर विधायकों के खिलाफ सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच चल रही थी और बाद में विधायकों पर चल रहे ये केस या तो बंद कर दिए गए या उनमें कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे पहले शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने जून 2021 में उद्धव ठाकरे को एक पत्र भी लिखा था कि वो बीजेपी से सुलह कर लें क्योंकि ईडी शिवसेना के विधायकों को परेशान कर रही है। खुद प्रताप सरनाइक पर भी ईडी छापा मार चुकी थी लेकिन उनके बीजेपी के जाने के बाद उनके मामलों में भी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि मेरी सरकार है उसका करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस है। इसी तरह जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश में जो लोग पावर में हैं वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। Is it the first time that people in power in Andhra Pradesh are cheating people? एक महीने बाद नरेंद्र मोदी ने एक दूसरी रैली में कहा कि अमरावती से लेकर पोलावरम तक चंद्रबाबू नायडू अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। अमरावती से लेकर के पोलावरम तक वो इसी चक्कर में तो है ताकि उनकी अपनी वेल्थ क्रिएट हो। लेकिन आज नरेंद्र मोदी इन्हीं चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से अपनी सरकार चला रहे हैं और जहां भी चंद्रबाबू नायडू से मिलते हैं बड़े हंसते हुए मिलते हैं। जब मैं गुजरात में नया मुख्यमंत्री बना तो मैं बाबू हैदराबाद में बैठ करके किस किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका बड़ा बारीकी से अध्ययन करता था। जहां पहले भारत के प्रधानमंत्री की बात की एक कद्र होती थी, वैल्यू होती थी, उस प्राइड को मोदी ने आज कहीं का नहीं रहने दिया है। वे कल जिसे भ्रष्टाचारी कह रहे होते हैं उससे अगले दिन उसी के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। कई बार ऐसे लगता है जैसे उनकी पूरी प्रायोरिटी सिर्फ पावर में बने रहना है। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले हैं। बाकी शहीदों की बातें, भ्रष्टाचार की बातें, इमोशनल बातें, ये सब थिएटर पर ड्रामा करने वाले उस एक्टर की तरह हैं जिसके आंसुओं का उद्देश्य सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचना होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी।
आज भारत में करप्शन करने के बाद या कोई भी अपराध करने के बाद आपको अदालतों से राहत मिले ना मिले, लेकिन भाजपा से जरूर आपको राहत मिल सकती है अगर आप भाजपा के लिए 4 वोट दिलवा सकते हैं। Said party is open. We welcome everybody. Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. आज भाजपा ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि नेताओं को छोड़िए, आम नागरिक भी आज विपक्ष के साथ खड़े होने में डरते हैं कि कहीं हम पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। और ये डर उस सरकार के द्वारा पैदा किया जा रहा है जो इस देश के हित की बात कहती थी और सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का ढोंग करती है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।